हेलो, आप सबका स्वागत है। इंडियन पॉलिटी की क्लास है। हम सभी जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी यूपीएससी के प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सभी में सिलेबस का एक इंटीग्रल कंपोनेंट है। प्रीलिम्स एग्जाम में भी आपको पॉलिटी से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं सिलेबस में। मेंस में भी अगर आप देखें तो जीएस 2 के पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 9 तक, जीएस पेपर 2 के पॉइंट नंबर 1 से 9 तक आपको ओवरऑल पॉलिटी के टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं सिलेबस में। इंटरव्यू में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इंडियन पॉलिटी एक विषय के रूप में हम लोग इस कक्षा में पूरे उसको इलेबोरेट तरीके से पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। आज शुरुआती कक्षा है और आज हम लोग थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखने का प्रयास करेंगे कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेवलपमेंट हुआ, गवर्नमेंट किस तरीके से शुरुआती इसके चरण में सरकार का विकास होता है, ब्रिटिश पीरियड के दौरान थोड़ा सा उसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन पॉलिटी में हम भारत की राज व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। पॉलिटी का क्या अर्थ होता है? पॉलिटिकल अरेंजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सोसाइटी। किसी भी समाज के राजनैतिक व्यवस्था को, राजनीतिक बनावट को हम राज व्यवस्था कहते हैं। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सोसाइटी इज कॉल्ड पॉलिटी ऑफ दैट सोसाइटी। उसकी राज व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो भारत की राज व्यवस्था कैसी है? पेपर 2 में, जीएस पेपर 2 यूपीएससी मेन परीक्षा का जो सिलेबस है उसमें विस्तार से आपको पढ़ना है। प्रीलिम्स में भी इसके कुछ टॉपिक आपको दिए हुए हैं, तो उन सभी विषयों को, टॉपिक को कवर करते हुए हम लोग आगे इसमें बढ़ेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम लोग बात करें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का, वर्तमान में जो कॉन्स्टिट्यूशन भारत का बना है, अपने इस आकार में किस प्रकार से आया है, इसके ओरिजिन्स क्या रहे हैं, पूर्ववर्ती जो यहाँ पर ब्रिटिश शासन रहा, अर्लियर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट रहा, तो उसमें किस प्रकार के एक्ट्स, अधिनियम और रेगुलेशन पारित किए गए, जो कि समय की यात्रा के साथ साथ अपने इस वर्तमान स्वरूप में आया। हम लोग इसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के रूप में समझेंगे और आज की कक्षा में ब्रिटिश काल में आप जब जाएंगे, देन यू विल सी दैट द बैटल ऑफ पलासी एंड द बैटल ऑफ बक्सर, दीज वेयर टू डिसिसिव बैटल्स। ये वैसे जो दो निर्णायक युद्ध थे जिसने कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में एक प्रमुख राजनीतिक ताकत के रूप में, मेजर पॉलिटिकल फोर्स के रूप में स्टैब्लिश किया। ठीक है, तो उस पर्सपेक्टिव से हम लोग लेते हुए जब एक राजनीतिक शक्ति के रूप में ब्रिटिश शासन की स्थापना भारत में हो जाती है, तो वो एक सरकारी प्रणाली का विकास करते हैं, एक गवर्नमेंट सिस्टम का विकास करते हैं। किस तरीके से वो विकास समय के साथ इवॉल्व होते होते भारत के संविधान का आकार 1947 में जब भारत आजाद होता है और संविधान सभा के द्वारा एक संविधान तैयार किया जाता है और 1950 में आखिरकार वो संविधान लागू होता है, जिसमें कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कई अमेंडमेंट होते हैं और बाद में जो अभी वर्तमान का भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है, ये अपने आकार को ग्रहण करता है। तो वहां से थोड़ा देखने का इसको प्रयास करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। जेनेसिस ऑफ अ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, जो ओरिजिन हुई है भारत में एक ब्रिटिश गवर्नमेंट की, जैसा अभी मैंने चर्चा किया कि आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सब प्रांतों के दीवानी अधिकार मिल गए, दीवानी राइट्स मिल गए। तो दीवानी राइट्स किसे कहते हैं? राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, वहां पे टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार उनको मिल जाता है। ठीक है, और वो एक राजनीतिक शक्ति के रूप में द मोस्ट प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स एंड मिलिट्री फोर्स इन इंडिया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो अपने आप को स्थापित कर लेती है। अब बंगाल के नवाब को हराकर और मुगल फोर्सेस को हराकर, अब चूंकि वो अपने आप को एक पॉलिटिकल फोर्स के रूप में स्टैब्लिश कर लेती है, पर वो तो यहाँ पे ट्रेड करने आए थे, वो तो कारोबारी थे। ईस्ट इंडिया कंपनी कोई यहाँ पे शासन करने के दृष्टिकोण से तो 1600 ईस्वी में आई नहीं थी। उन्हें जो चार्टर दिया गया था वो ईस्ट के साथ ट्रेड का चार्टर दिया गया था। पर व्हेन दे एस्टैब्लिश देमसेल्फ एज अ मेजर पॉलिटिकल फोर्स, अ मेजर मिलिट्री फोर्स इन इंडिया एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो उनके लिए यह आवश्यक हो गया कि एक सरकार की व्यवस्था बनाई जाए। अन्यथा आप जहां पर राजनीतिक रूप से स्थापित हो चुके हैं, आप किस प्रकार से शासन करेंगे? अब चूंकि राजनीतिक सत्ता उनके पास आ गई, आप देखते हैं कि 1765 में उन्हें दीवानी अधिकार मिल जाता है, द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उनके लिए ये आवश्यक हो गया कि एक सरकारी व्यवस्था जो है वो बनाई जाए। किस लिए बनाई जाए? ताकि कंट्रोल किया जा सके और एडमिनिस्टर किया जा सके।
नियंत्रित और प्रशासित किया जा सके, फॉर द कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पोजीशंस इन इंडिया। ठीक है, ये पहली बात आ गई। दूसरी चीज क्या आ जाती है कि इसी क्रम में हम देखते हैं कि 1757 आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी, a number of changes were introduced by the East India Company in its own administrative structure। प्रशासकीय व्यवस्था में 1757 पलासी के युद्ध के बाद से लगातार आप देखेंगे कि 1773 तक उसमें परिवर्तन लाए गए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। उद्देश्य क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी का या ब्रिटेन का इस प्रकार की एक भारत में गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने का, और उस गवर्नमेंट को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? जैसा हम लोगों ने चर्चा के शुरुआत में देखा, एज वी स्टार्टेड द डिस्कशन, वी हैव सीन दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अ ट्रेडिंग कंपनी, सो इट्स मेन इंटेंट वाज, इनके जो प्राइमरी उद्देश्य थे वो कारोबार करना था भारत के साथ, और इस कारोबार में मैक्सिमम प्रॉफिट ब्रिटेन को पहुंचाना था। तो भारत में शासन करने के वे उद्देश्य से नहीं आए थे, ऑब्जेक्टिव उनका यहाँ पे गवर्नमेंट स्टैब्लिश करना नहीं था। इसलिए जब उनको एक राजनीतिक शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित किया उन्होंने, तो एक आवश्यकता हुई एक गवर्नमेंट फ्रेमवर्क की, और उस गवर्नमेंट फ्रेमवर्क का भी ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रॉफिट। उसका भी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एसेंशियली अ ट्रेडिंग कंपनी, वो एक ट्रेड कंपनी थी। तो पहली चीज क्या हो गई कि उसका उद्देश्य था कंपनी के लिए मुनाफा कमाना, और उनका जो बेसिक इंटेंट था वह भारत में अपने जो भी कारोबारी गतिविधि हैं, इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पोजीशंस हैं, उनसे से ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी और इनकम जनरेट करके, रेवेन्यू जनरेट करके ब्रिटेन को वापस भेजना। जब आप देखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है और भारत में जो नेशनलिस्ट इकोनॉमिस्ट लोग होते हैं, दादा भाई नेहरूजी जैसे लोग होते हैं, तो बाद में भारत के लोगों ने इस चीज को समझा कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश क्राउन की जो गवर्नमेंट है, उनका मुख्य उद्देश्य कोई भारत का विकास या कल्याण करना नहीं था। उनका मुख्य उद्देश्य यहाँ पर व्यापार करना, कारोबार करना और अत्यधिक मुनाफे को कमाकर वापस ब्रिटेन भेजना था। सो लेटर ऑन इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ वेल्थ ड्रेन थ्योरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। और ये कोलोनाइजेशन का एक मेजर फीचर भी है कि जो कॉलोनियल पावर्स हैं, उनका मेन इंटेंट यही होता है कि कॉलोनीज से वहां के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके वापस जो उनका होस्ट नेशन है, मदर नेशन है, वहां तक उसको ट्रांसफर करें। तो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है, ये कॉलोनियल रूल का एक एसेंशियल फीचर भी है। ठीक है, तो प्रॉफिट कमाना उद्देश्य था, और जो पोजीशंस थे इंडिया में, उनसे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को, इनकम को मैक्सिमाइज करना उनका मेन ऑब्जेक्टिव था, एक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को स्टैब्लिश करने के लिए। तो सरकारी व्यवस्था क्यों स्टैब्लिश की? ताकि उनको अपने ट्रेड में आसानी हो और ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट करके वापस इंग्लैंड भेज सके। साथ ही साथ अब चूंकि यहाँ पर एक पॉलिटिकल फोर्स के रूप में वो और एक मिलिट्री पावर के रूप में मजबूत हो चुके थे, दे हैड देयर ओन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन एंड अराउंड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ऑल्सो। हम जानते हैं कि साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में काफी व्यापक जो है वो ब्रिटिश एम्पायर का स्प्रेड भी था। सो दे वांटेड टू मेंटेन एंड स्ट्रेंथन देयर होल्ड ओवर ब्रिटिश इंडिया। चाहते थे कि भारत पर जो उनकी पकड़ है वो बनी रहे और ज्यादा मजबूत हो समय के साथ। जो हम देखते हैं कि बाद में एनेक्सेशन की पॉलिसीज आती हैं, इंडिया में भी जो स्टेट्स अभी तक ब्रिटिश प्रभाव में नहीं आए थे, बाद में उन्हें भी कई तरीके के योजनाओं के द्वारा और कई तरीके के हम कहें कि षड्यंत्रों के द्वारा ब्रिटिश शासन अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो उनका उद्देश्य क्या था? एक सरकारी व्यवस्था बनाने का, एक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क देने का, ताकि यहाँ पर ब्रिटिश शासन को मजबूत किया जा सके, स्ट्रेंथन किया जा सके और अपने होल्ड को बनाए रखा जा सके। ओके, सो दीज वर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी while it was designing a government structure for India. Now, how we can see this? See, we know that East India Company was a trading company. अब अगर कोई ट्रेडिंग कंपनी को लोकल पॉपुलेशन के ऊपर पॉलिटिकल पावर मिल जाता है, तो उसका मुख्य उद्देश्य तो ट्रेड करना है, उसका उद्देश्य तो गवर्नेंस नहीं है ना। तो जब गवर्नेंस उद्देश्य नहीं है, ट्रेड करना उद्देश्य है, तो ट्रेड के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? आज आप मान लीजिए कहीं पर कोई अगर निवेशक व्यवसाय करने जाता है, कारोबार स्थापित करने कोई निवेशक जाती है, सो द प्राइम रिक्वायरमेंट ऑफ द इन्वेस्टर इज टू हैव अ स्टेबल सोसाइटी, पीसफुल सोसाइटी। शांति होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए।
तो अंग्रेजों का भी उद्देश्य, ईस्ट इंडिया कंपनी का भी ऑब्जेक्टिव ये था कि यहाँ पर एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर स्टैब्लिश करके लॉ एंड ऑर्डर लाया जाए। क्या किया जाए? कानून व्यवस्था की स्थापना भारत में की जाए। कानून व्यवस्था की स्थापना क्यों की जाए? भारतीय हितों के लिए नहीं, टू अचीव द कमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। तो ये चीज आपको इसमें समझना जरूरी है कि मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने मुख्य रूप से इस पर ध्यान दिया, इसलिए दिया ताकि भारत के साथ कारोबार को जारी रखा जा सके, साथ ही साथ जो यहाँ के संसाधनों का दोहन है, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन है, वो अपने तरीके से वो कर सकें, ताकि उनके ऊपर कोई अंकुश ना हो, कोई उनके ऊपर कंस्ट्रेंट ना हो। अब अगर हम इसके बाद देखते हैं कि 1765 की हम लोग बात कर रहे थे, इन 1765 एज दे वेयर ग्रांटेड द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड दीज प्रोविंसेस, सो दे डिड नॉट हैव एनी इंटेंट टू इनोवेट इन एडमिनिस्ट्रेशन। जो आप देखेंगे बाद में, अभी हम लोग आगे इसमें पढ़ेंगे, अलग अलग जो एक्ट्स आते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट्स हैं, चार्टर एक्ट्स हैं, तो इनके माध्यम से उनका कोई ऑब्जेक्टिव भारत के एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में कोई नयापन लाना, इनोवेशन करना नहीं था। इन सब का उद्देश्य केवल यही था कि उनकी पकड़ जो है वो मजबूत बनी रह सके। सो देयर एम्फेसिस वाज ऑन लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द एम्फेसिस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी व्हाइल डिजाइनिंग अ गवर्नेंस स्ट्रक्चर फॉर इंडिया आफ्टर 1764। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आप उसमें इन बिंदुओं को, इन पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। तो इनोवेट करना एडमिनिस्ट्रेशन में कोई गोल नहीं था, इस चीज को समझिए, और केवल एक ही इच्छा थी कि मैक्सिमम टैक्स को कलेक्ट करके वापस इंग्लैंड भेजा जाए। तो ये एक उसका ओवरऑल जो गवर्नमेंट का डिजाइन हुआ भारत में, जब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रोमिनेंट पावर के रूप में अपने आप को उसने स्थापित कर लिया, तो उनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो यही था। ओके, नाउ अब देखिए कि सरकार की संरचना क्या थी, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या था। व्हाट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट व्हाइल ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिशिंग इटसेल्फ एज अ प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स इन इंडिया। क्योंकि जिसके पास राजनीतिक ताकत है, जिसके पास पॉलिटिकल पावर है, वही सरकार बनाएगा ना, शासन तो उसी की होगी। गवर्नमेंट में कौन होगा? जिसके पास की पॉलिटिकल पावर है, जो प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पावर है। सो एट दैट टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पावर। सो व्हाट वाज द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, सरकार की संरचना क्या बनी। अब आपको यहीं से भारत का जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है इंडियन पॉलिटी का, उसके थोड़े थोड़े बीज आपको इसमें नजर आएंगे। हालांकि उस समय कॉलोनियल रूल है, ठीक है, वर्तमान में हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक रूल है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, पर चूंकि उस समय इंग्लैंड में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम थी, उस समय ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम थी, तो वो ये जो हमारे यहाँ अभी वर्तमान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है, जो कन्वेंशंस हैं, पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस हैं, उसके रूट आपको इन सभी ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जो कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाए, उसमें आपको उसके बीज मिलते हैं। इसीलिए आपको उनको एक इवोल्यूशनरी क्रम में समझना है, ठीक है, एक इवोल्यूशनरी ऑर्डर में समझना है। तो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर कहां से शुरुआत होती है? तो 1765 से लेकर 1772 तक आप देखेंगे कि बंगाल में डुअल गवर्नमेंट या द्वैत शासन उसे हिंदी में बोलते हैं, डुअल गवर्नमेंट रहता है। और ये डुअल गवर्नमेंट क्या है, टर्म से ही क्लियर है कि यहाँ पर दो अथॉरिटीज हैं। डुअल गवर्नमेंट मतलब दो अथॉरिटीज। कौन कौन सी दो अथॉरिटीज हैं? पहली अथॉरिटी जो पहले से जो इंडियन शासक जो थे उनके ऑफिशियल्स जो शासन कर रहे थे, और दूसरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स थे जो ब्रिटिश थे। तो ये डुअल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर 1765 से लेकर 1772 तक, 1765 से 1772 तक आपको बंगाल में दिखता है। अब इसमें समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि जो इंडियन ऑफिशियल्स थे उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को कंडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव डेली रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं किसी भी शासन व्यवस्था में, तो उस एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को कंडक्ट करने की ड्यूटी इंडियन ऑफिशियल्स के पास थी। लेकिन जो अल्टीमेट अथॉरिटी थी, जो अल्टीमेट पावर था, वो किसके पास था? वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, उनके ऑफिशियल्स के पास, जो ब्रिटिश गवर्नर है और जो ऑफिशियल्स हैं उनके पास था। अब यहीं पे इस डुअल गवर्नमेंट में परेशानी होने लगी, समस्या आने लगी। क्या समस्या आने लगी, क्या प्रॉब्लम हो गया कि जो इंडियन ऑफिशियल्स थे उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस करने की, लेकिन उनके पास पावर नहीं था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश गवर्नर और ऑफिशियल्स थे, उनके पास अल्टीमेट पावर तो था, पर उनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी
नहीं थी। मतलब भारतीयों को जवाबदेही थी कि वो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस करें, कोई शक्ति नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पूरी शक्ति थी, उनकी कोई जवाबदेही नहीं थी। तो ये प्रॉब्लम आपको डुअल गवर्नमेंट में दिखता है। अब देखें कि 1772 में डुअल गवर्नमेंट के इस स्ट्रक्चर को समाप्त कर दिया गया। कई सारे कारण इसके पीछे थे, कारणों को भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। द रीजंस वेयर मेनी एंड इन 1772 ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एंड द स्ट्रक्चरल एनोमली, इसमें आप देखेंगे स्ट्रक्चरल एनोमली है कि डुअल अथॉरिटी है, एक अथॉरिटी के पास पावर है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दूसरे के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन पावर नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में 1772 में डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल वाज एबोलिश्ड। अब इसके पीछे के कारण क्या थे, इसको थोड़ा समझते हैं और समस्या क्या थी। डुअल गवर्नमेंट होने से समस्या क्या आती थी? समस्या ये आती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके पोजीशंस जो भारत में थे, उसके ब्रिटेन में गवर्नमेंट के साथ क्या रिलेशन हो, ये समस्या वाली बात थी। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का पूरा पॉलिटिकल जो है वो एक प्रोमिनेंस एक्वायर कर लिया था, यहाँ पे उसकी टेरिटरीज थी, तो वो पोजीशंस का क्या रिलेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट से हो, इसको लेकर समस्या थी। उसके साथ ही साथ द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड एन एलोबरेट ब्यूरोक्रेसी इन इंडिया। तो उस टाइम पे भी कई सारे ऑफिशियल्स ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, सैनिक यहाँ पर थे उसके अपने आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए, आर्म्ड कैंपेन्स के लिए, तो उनको कैसे नियंत्रित किया जाए ब्रिटेन से, ये समस्या आ रही थी, है ना। तो पॉलिटिकल पावर आने के साथ साथ कई सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल पावर का जो सेंटर है वो भारत में नहीं था। द एंटिटी विच हैड एक्वायर्ड पॉलिटिकल पावर इन इंडिया वाज नॉट एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन ब्रिटेन एंड द कंट्रोल वाज फ्रॉम ब्रिटेन। तो वो ब्रिटेन से उनका नियंत्रण हो रहा था। दूसरी चीज है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आप देखें भारत में तो उनके पोजीशंस काफी स्प्रेड थे इंडियन ज्योग्राफी में। बंगाल प्रोविंस था, मद्रास प्रोविंस था, बॉम्बे था, तो इन सभी प्रोविंसेस को, इन सभी जो है प्रेसिडेंसीज को कैसे एक यूनिटरी, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लाया जाए, वो एक समस्या थी। इसीलिए कंपनी को रेगुलेट करने की जरूरत जो है वो समझी ब्रिटिश स्टेट ने कि वहां की संसद ने, ब्रिटिश स्टेट ने ये समझा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने की जरूरत है और ब्रिटिश स्टेट के ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो रिलेशंस हैं उसको रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी को खुली छूट थी, ट्रेड का चार्टर था, आप जाइए कारोबार कीजिए, पर उसने वहां पर क्या किया कि टेरिटोरियल एक्विजिशन कर लिया। अब उसने पॉलिटिकल प्रोमिनेंस अडॉप्ट कर लिया, अब वहां पे दिक्कत आने लगा। तो ब्रिटिश स्टेट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अपने संबंधों को रीऑर्गेनाइज करने का फैसला किया। क्यों फैसला किया, इसको थोड़ा सा समझते हैं। फैसला इसलिए किया क्योंकि इंडियन ट्रेड से ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी मुनाफा हो रहा था, बहुत ज्यादा प्रॉफिट ये कमा रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो ब्रिटिश सोसाइटी के और अन्य सेक्शंस थे, जैसे अन्य कारोबारी थे, ये ध्यान में रखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी हैड द एक्सक्लूसिव राइट और मोनोपोली, इनके पास एकाधिकार था, मोनोपोली थी भारत के साथ और ईस्ट के साथ ट्रेड करने की। तो इस कारण से जो दूसरे ब्रिटिश मर्चेंट्स थे, जो मैन्युफैक्चरर्स थे, जो और दूसरे ट्रेडर्स थे, वो ईस्ट के साथ ट्रेड नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक्सक्लूसिव चार्टर ब्रिटिश क्राउन के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। अब ये समस्या पैदा होने लगी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से इतना मुनाफा कमाने लगी, तो ब्रिटिश समाज के इन वर्गों को लगा, जो अन्य व्यवसायी वर्ग थे, उनको लगा कि हम तो इसमें पीछे छूट रहे हैं, हमें भी उस मुनाफे का, उस प्रॉफिट का लाभ क्यों ना मिले। तो उन्होंने दबाव बनाना शुरू किया अपने राजनेताओं पर, अपने पॉलिटिशियंस पे। वो भी चाहते थे कि इंडिया के साथ ट्रेड में ये जो मुनाफा हो रहा है उसमें उनको भी हिस्सा मिले। साथ ही साथ वो जेलस भी थे। ब्रिटिश पॉलिटिशियंस, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, दे वर जेलस आल्सो ऑफ द प्रॉफिट्स मेड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स। आप देखें, अगर रॉबर्ट क्लाइव की बात करें अगर, तो क्लाइव ने केवल 34 साल की आयु में जब वो वापस इंग्लैंड जाते हैं तो उनके पास प्रतिवर्ष 40,000 ब्रिटिश पाउंड, प्रतिवर्ष 40,000 ब्रिटिश पाउंड की के इक्विवेलेंट की वेल्थ होती है। तो इससे वहां के जो अन्य एलीट वर्ग थे, जो रूलिंग क्लास थी, उनको ईर्ष्या भी होने लगी, है ना। तो ये सब कई सारे वजह है। और हम बात करें कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश स्टेट है और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में क्यों रिलेशंस को रीऑर्गेनाइज करना पड़ा,
तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब वो बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो सिविलियन या रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन हो, जब उसको करने लगी तो उसके ऊपर कई सारे आरोप लगे कि ये मुनाफाखोरी करते हैं, ये प्रॉफिटियरिंग करते हैं, एक्सप्लॉइटेशन करते हैं लोकल पॉपुलेशन का। जो सच्चाई भी थी, वो एक्सप्लॉइट करते थे लोकल पॉपुलेशंस को। तो उनकी काफी आलोचना ब्रिटिश सोसाइटी में होने लगी, ब्रिटिश सोसाइटी में। और उसका मुख्य उद्देश्य भारतीयों को कोई लाभ पहुंचाना नहीं था, उसका उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी को डिस्प्लेस करके जो ये दूसरे वर्ग, दूसरे सेक्शंस वहां पे उस मुनाफे में खुद की भी हिस्सेदारी चाहते थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना करने लगे, क्रिटिसिज्म करने लगे। ये वजह थी। साथ ही साथ आप ये देखिए कि इतना रेवेन्यू इंडिया के ट्रेड से जनरेट होने लगा, इतना टैक्सेशन से जनरेट होने लगा कि वहां के पॉलिटिशियंस को लगा कि क्यों ना हम अपने लोकल पॉपुलेशन पे टैक्स को कम कर दें और इस टैक्स की भरपाई हम ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रिब्यूट मांग कर करें। सो they proposed that such a tribute by the East India Company should be made mandatory so that the burden of taxation on the local population can be reduced। ठीक है, इस चीज को समझिए। साथ ही साथ ये भी उनको खतरा था कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के पास जब इतना पैसा आ जाएगा, इंडियन ट्रेड से इतना वेल्दी हो जाएंगे वो, तो वो कहीं आकर ब्रिटिश सरकार में, ब्रिटिश गवर्नमेंट में इतने इन्फ्लुएंशियल ना हो जाएं। आपको जानकारी के लिए ये भी बताएं कि देयर वर सेवरल retired officials and directors of the East India Company who had started purchasing seats in House of Commons for their own agents। अपने ही एजेंट्स के लिए उन्होंने सीटें खरीदनी शुरू कर दी। ठीक है, दे स्टार्टेड परचेजिंग सीट्स। तो देयर वाज अ वरी, एक चिंता थी जो ब्रिटिश पॉलिटिशियंस और रूलिंग क्लास में कि कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी ज्यादा प्रभावशाली इनके ऑफिशियल्स ना हो जाएं कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट में आकर जो है इन्वॉल्वमेंट करने लगे और हस्तक्षेप करने लगे, लोगों की जो लिबर्टीज हैं उसके ऊपर खतरा ना पैदा हो जाए। सो ड्यू टू ऑल दीज फियर्स, you see that due to all these fears of the East India Company gaining superior influence in the British government and society, इस तरीके का खतरा उनको लगा कि नहीं, अब इसे रेगुलेट करने की जरूरत है, ईस्ट इंडिया कंपनी को मनमाना शासन करने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। ठीक है, सो दीज वेयर द रीजंस। अब कंपनी को उन्होंने ये डिसाइड किया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कि हम इसे रेगुलेट करेंगे। ठीक है, आप देखते हैं बाद के जो भी एक्ट्स आते हैं तो उन्हें हम रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, है ना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 उसका पहला एक्ट है। तो दे डिसाइडेड टू रेगुलेट द कंपनी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ठीक है, जो कंपनी के पोजीशंस हैं इंडिया में, तो कंपनी के पोजीशंस कंपनी के ही पास में रहे एंड द गवर्नमेंट रन बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। आप बात को समझ रहे हैं, ताकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत में शासन है वो कंपनी के ही द्वारा नियंत्रित किया जाए, लेकिन वह भारतीय हित में ना हो, वो ब्रिटिश हित में हो। ऐसा फैसला ब्रिटेन की संसद ने लिया। उसके बाद ये कहा गया कि जो ईस्टर्न ट्रेड है उसकी मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी को ही दी जाए, वो उसको रिटेन करे। द मोनोपोली शुड बी रिटेन्ड विद द ईस्ट इंडिया कंपनी, और इंडिया में जो ऑफिशियल्स का अपॉइंटमेंट है उसको करने का पावर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी को दे दिया। कहा कि ठीक है, आप ऑफिशियल्स भी अपॉइंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही कहा कि जो भारत का एडमिनिस्ट्रेशन है वो कंपनी के डायरेक्टर्स पर छोड़ दिया। हम जानते हैं कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे, उन पर छोड़ दिया कि भारत का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा ये आप लोग ही तय कीजिए। तो दिस वाज द डिसीजन मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट विथ रिस्पेक्ट टू रेगुलेटिंग द कंपनी। ओके, सो इस कक्षा में हम लोगों ने एक ऐतिहासिक, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखने का प्रयास किया। आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो ब्रिटिश संसद के द्वारा कंपनी को रेगुलेट करने का एक आइडिया आता है, वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में किस प्रकार से और आगे के चार्टर एक्ट्स में हमें दिखता है। थैंक यू।